This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। बहुत से मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। स्टॉक मार्केट के मुतालिक आगाज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो आज भी निस्बतन दबाव का शिकार है और ये बैनुल-अक़वामी मंडियों की भी वजूहात हो सकती है। तेल की कीमतों के ऊपर आपने बीच में देखा कि रिबाउंड सा आया, बड़ी खुशियाँ लोगों ने मनाई, फिर उसके बाद दोबारा से वो दबाव का शिकार हुई। फिर उसके बाद आज की कैफियत, खैर हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती, लेकिन कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में भी आपको इस मुतालिक भी बताते चलें। लेकिन यहाँ पर अहम चीज़ जो देखने वाली है हमारे वो ख़ास तौर पर नाजरीन जो कि सरमायाकारी करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और PSX के अंदर, तो उनके लिए देखने वाली चीज़ यही है कि मुस्तकबिल के अंदर मार्केटें जो हैं बैनुल-अक़वामी मार्केटों की जो है एक तरह से अक्कासी करेंगी, एक रिफ्लेक्शन होगी। तो इस वजह से मोहतात होकर चलना बहुत ज़रूरी है। सेक्टरल, जैसे मैंने आपको कहा, इंडस्ट्री एनालिसिस कहा, काफ़ी दफ़ा आपके साथ कर भी चुके हैं और सुबह में भी कोशिश करते हैं इस मुतालिक बात हो, दोपहर में भी उस मुतालिक बात होती रहती है। थोड़ा सा हम निस्बतन महदूद हो जाते हैं क्योंकि हम कैपिटल मार्केट्स के मुतालिक ही बात करते रहते हैं और दीगर जो मार्केटें हैं उनके मुतालिक इतनी बात नहीं कर पाते। शेयर्स के मुतालिक बात करते हैं, बॉन्ड की भी, जैसे कल प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हो रही थी कि हम इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाते क्योंकि बॉन्ड मार्केट पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे सेकेंडरी मार्केट उसके लिए उतनी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी। और ये भी मौजू एक ज़ेर बहस हम लेकर आए। बहुत कम लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं द मार्केट शो पर इस तरह के मौजूआत को ज़रूर हम डिस्कस कर लिया करें। सनत व तिजारत और कांग्लोमेरेट्स की भी बात हो रही थी जिसके मुतालिक आपके सवालात मौसूल हुए। जब तक के मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू नहीं होते तब तक के मैं आपको उसके ऊपर भी डिस्कस कर लूँ। कुछ अहम चीज़ें आप लोगों के जहन में आती हैं जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वह कांग्लोमेरेट्स क्यों नहीं फॉर्म हो पाए। और टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालिक बात हो रही थी तो उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी देने की ज़रूरत है कि जब आप टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर कंपेटिटिव नहीं रहेगा। ये कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। वेजेस के लिहाज से आपको पता है अगर GDP ग्रोथ रेट हमारे मुल्क के अंदर होगी तो उस GDP ग्रोथ रेट का इफ़ेक्ट अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज से ज़्यादा होगी तो फिर ज़ाहिर बात है पर कैपिटा इनकम जो होगी हमारे मुल्क की उस पर उसका इम्पैक्ट आएगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो फिर ज़ाहिरी बात है वेजेस में ही वो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी या रिफ्लेक्ट हो रही होंगी वेजेस उसके अंदर, मतलब इधर वेज। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम फिर कंपैरेटिव नहीं रहते विद रेफरेंस टू वेजेस। जिन चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं दुनिया भर के अंदर, चाहे आप देख लें जापान हो, अमेरिका हो या अब आप चीन को देख लीजिए, ये ममालिक वो हैं जो एक हद तक तरक्की करेंगे। तरक्की करने के बाद अपना जो रुझान है उसको तब्दील करेंगे और जो रिलायंस है वो उन इंडस्ट्रीज से हटाएंगे जो कि ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव होंगे। अगर लेबर जो है वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगी और फिर नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस्ड जॉब्स की तरफ मूव करेंगे। अभी अफसोस की बात यह है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमें जो है वो इसेंशली इस फैक्टर को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे यहाँ अहमियत रखने वाली चीज़ है वो ये है कि अब हमें नॉलेज बेस्ड जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इफ़ नॉट 1 decade 2 decades, 2 decades नहीं 3 decades, वी शुड प्लान नाउ कि अब हम आगे के लिए क्या करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिक शॉर्टकमिंग होती है या जो प्रॉब्लम है इसकी वो ये है अंडरस्टैंडिंग की, इसको जो है वो कॉम्प्रीहेंड करने की और नॉलेज बेस्ड जॉब्स की तरफ मूव करने की। हम आज तक टेक्सटाइल सेक्टर के उलझाव में पड़े हुए हैं या इस तरह की चीज़ों में पड़ गई हैं और हमें उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये बड़ी अहमियत वाली चीज़ें हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मेहमान जो है मौजूद होंगे तो उनके साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि मेहमान से हम जानने की कोशिश करें क्योंकि आज का मौजू जो है वो हमारा फॉरेक्स से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो इनके साथ हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह अभी जो बदलती हुई ये जो है एक सिचुएशन है उसको जज करने की कोशिश करेंगे कि पाक रुपये का फ्यूचर कैसा दिखाई देता है।
फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस को किस किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, उस मुतालिक भी हम बात करेंगे। और कुछ और चीज़ें मेरे जहन के अंदर हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, उस ब्रेक के बाद फिर हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई उसको वाइंड अप कर लेते हैं और एक ब्रेक की जानिब जाते हैं हम, और ब्रेक से वापस आके हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी, हम बात कर रहे हैं जनाब। अब ब्रेक पे आने से बाद हम बात करेंगे फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट्स के मुतालिक, उनके मेकनिज़म के मुतालिक, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये काम होता है। और हमारे साथ एक बड़े ही अहम मेहमान अब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब मोहम्मद अयूब आवान साहब, जो कि अल हमीद एक्सचेंज के डायरेक्टर बिज़नेस डेवलपमेंट हैं। वेलकम करूँगा आपको शो में। थैंक यू। अयूब साहब, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं। हमने देखा है कि बीच में वक्त के साथ साथ पाक रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करता है, दूसरी करेंसीज़ जो हैं जो डॉलर के साथ ज़्यादातर पैक्ड होती हैं या उनके साथ कोई रिलेशनशिप में होती हैं, उनकी कीमतों के अंदर इजाफा होता है। तो मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए आप मुफस्सिल अंदाज के अंदर जो रेट मेकनिज़म और फ़ॉरेन एक्सचेंज के मुतालिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके मुतालिक आप ज़रूर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क की करेंसी का जो रेट तय होता है उसे हम बेसिकली दो एतबार से कैलकुलेट करते हैं। एक तो उसकी जीडीपी से तल्लुक़ होता है और दूसरा वो IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो उसको डिसाइड करता है। लेकिन उसके बाद इसके सब के बावजूद जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रिजर्व्स और अपनी जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रेट्स को फिक्स कर देता है। लेकिन उसके अलावा जो ही हम दूसरी तरफ जाते हैं कि इनका जो बिज़नेस है, जो करेंसी एक्सचेंज का बिज़नेस चल रहा है, तो उस तरफ जाते हैं। चूँकि वो प्योर प्रॉफिट की बुनियाद पे वो कारोबार चल रहा होता है, तो वो उस तरफ जब जाते हैं तो वो फिर अपना रेट मार्केट ख़ुद भी तय करती है, जिसे हम डिमांड और सप्लाई के तौर पे उसे हम लेते हैं। तो एक तरफ स्टेट बैंक खुद इंटरबैंक तय कर देता है और दूसरी तरफ करेंसी एक्सचेंज वाले ख़ुद मार्केट की तरफ जाते हैं। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको ख़ुद फिक्स करता है, तो अगर डॉलर पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो फिर ये सिचुएशन ब्लैक मार्केट की तरफ चली जाती है। अच्छा जी, ब्लैक मार्केट की तरफ चली जाती है, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ने 105 रुपये तय किया है और उस पर प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट ज़्यादा ख़रीदना चाहती है, तो वो ऑटोमेटिकली 108, 109, 110 रुपये पे चला जाएगा। तो वो से हम ब्लैक मार्केट की तरफ चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में स्टेट बैंक फिर अपने उस इंटर बैंक को इवेलुएट करता है और सम टाइम वो अपने रिजर्व्स को मार्केट में फेंकता है ताकि वो जो प्रेशर है उसको लूज़ किया जाए और उस अंदाज से जो इंटर बैंक उसने तय किया है उसे कंट्रोल कर सके। सेम लाइकवाइज जो ही डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो उसका चूँकि 5 करेंसीज के साथ फिक्स तय है 3.6725, तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ फ्लक्चुएट कर जाती है। तो इस तरह एक ये और दूसरा कुछ मालिक ऐसे भी हैं, जैसे ये 5 मालिक हैं, वो फिक्स कर देते हैं। जो ही फिक्स कर देते हैं तो वो फिर अपनी इकानमी के ज़ोर पे, अपनी रिजर्व्स की ताकत पे उसको मेंटेन रखते हैं। तो हम जैसे जो ममालिक हैं उनके रिजर्व पे डिपेंड करता है। अगर उस पर प्रेशर ज़्यादा आ गया डॉलर पे, तो ये स्टेट बैंक की ज़िम्मेदारी है कि या उसको रिव्यू करे इंटर बैंक को, या फिर मार्केट में इस हद तक उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए डॉलर्स को इशू करे। रिज़र्व्स इस लिहाज से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और अगर वो रिज़र्व्स को अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मार्केट में लाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर और बढ़ता जाएगा और डॉलर का रेट ऊपर चढ़ता जाएगा। तो उससे ये मेन तरीक़ाकार है इनका इस रेट को चलाने का और फिक्स करने का। अच्छा, मेरे पास अभी ताज़ा जो रेट हैं वो हमारे शोबा तहकीक ने मुझे दिए हैं।
तो इसमें डॉलर बाइंग आ रहा है मेरे पास 105 रुपये 85 पैसे, ये ओपन मार्केट में जी, ओपन मार्केट में। और सेलिंग जो है वो 106 रुपये 10 पैसे जी। और जो बाइंग थी सॉरी 105 रुपये और 85 पैसे। तो ये सिलसिला बनता आ रहा है डॉलर के अंदर। अब लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि एक वक्त पर ये थोड़ा नीचे चला गया था, पहले तो 107 तक, उससे ऊपर भी सुना था कि गया है जी जी ऊपर मार्केट में, फिर नीचे आ गया, लोगों ने कहा कि अब वो थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ गया, लेकिन अब दोबारा से हम इसको मार्केट में ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अप्रिशिएट होता देख रहे हैं। एक तो थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है कि अगर अपना पैसा डीवैल्यू होगा तो बिजनेसमैन को, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको मुश्किलात पैदा होती हैं और लोकल मार्केट को सपोर्ट मिलती है। क्योंकि इम्पोर्टर्स जो है, अगर वो डॉलर्स का रेट रुपी वो बढ़ जाएगा तो उनकी जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि उन्होंने जब इंपोर्ट किया था तो डॉलर 103 पे था, अब डॉलर 105 रुपये या 7 रुपये पे है, तो उन्हें पर डॉलर जो उस रेट में 3-4 रुपये का इजाफा, 3-4% आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जी। उस कॉस्ट में इजाफा हो गया। तो गवर्नमेंट्स इसलिए भी रेट्स को समटाइम्स अपने डीवैल्यू करते हैं ताकि जो लोकल मार्केट है उसको सपोर्ट मिले। और दूसरा जो डॉलर पे प्रेशर आने की, अफगानिस्तान एक मेन वजूहत में से वजूह थी, जिस पे आजकल स्टेट बैंक और FIA ने काफ़ी हद तक कंसंट्रेट किया हुआ है। जी, इसको क्लियरिफाई करें। जी, अफगानिस्तान से मुराद ये है कि हमारे यहाँ चूँकि बॉर्डर ओपन है तो जो उनकी डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो भी अल्टीमेटली हम पूरी कर रहे हैं। हम पूरी कर रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ से मुख्तलिफ मीन्स के तहत मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ चला जाता है। तो उनका अपना सिस्टम एस्टेब्लिश इस वक्त नहीं है, उनका अपना सिस्टम नहीं है इस वक्त, बल्कि उनकी तो ओपन मार्केट बाज़ार में परचेजिंग भी डॉलर की बुनियाद पे हो रही होती है बड़ी मार्केट्स में। अच्छा जी, तो उस वजह से वो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अच्छा, तो वो लोग आते हैं यहाँ से किसी न किसी तरीके से ले जाते हैं, तो उनको प्रॉफिट उस पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है, कानूनी तौर पर, लेकिन वो ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। इसी तरह जैसे और भी बहुत सारी स्मगलिंग के जरिए लोग छुप छुपा के कर लेते हैं, इसी तरह ये भी छुप छुपा के चल जाता है। और आपने कहा वहाँ आम लेन देन के लिए भी ये डॉलर, मेन मार्केट, बड़ी मार्केट्स में डॉलर यूज होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस बुनियाद पे वो हमारे यहाँ जो ही वहाँ, बल्कि हमारा स्टेट बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसमें काफ़ी हद तक इस बात का भी किरदार होता है कि वो रिक्वायरमेंट भी हम पूरी कर रहे हैं, जिस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है डॉलर पे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा भी महसूस करते हैं कि डॉलराइज्ड इकोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं हमारे पास डॉलर ज़्यादा होने चाहिए, ख़ास तौर पे निजी सतह के ऊपर, पर्सनल लेवल के ऊपर लोग डॉलर्स मेंटेन करें। फिर ज़ाहिर बात है हमारे नेशनल रिज़र्व इस तरह भी मेंटेन किए जा सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट्स के बजाय जो है वो लोग कैश मेंटेन कर लेते हैं अब आजकल और उसको अपने पास रखते हैं। आपके ख्याल से ये सही ट्रेंड है? नहीं, इकोनॉमिकली तो सही ट्रेंड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेफिसिट होता है, जिस वजह से लोग इस तरह के काम करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोगों के पास फालतू पैसा पड़ा है, वो कहते हैं रुपया तो डीवैल्यू होता जा रहा है, तो हम इसलिए डॉलर्स को परचेज करके रख लें। ये बड़ी वो इस कॉन्सेप्ट, ये भी एक वजह है। जी, ये भी एक वजह है कि वो कॉन्सेप्ट होता है कि वो खरीद के, लेकिन आजकल ट्रेंड ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है, इसलिए कि एक नफसियाती तौर पर थोड़ा सा ऐसा तासर मिल पा रहा है कि नहीं, हम उस तरह पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहे, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, जिस वजह से उस तरफ कम आना शुरू हो गया है। भाई यहाँ तो लोग कसमें ये भी खाते रहे हैं कि भाई 98 का हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। वो 98 का भी हो गया था भाई, जी बिल्कुल हो गया, लेकिन फिर दोबारा अब इसका अपवर्ड ट्रेंड थोड़ा अलार्मिंग है। नहीं, 98 पे लाना प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट के लिए, 70 पे लाना प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे लाएंगे तो लोकल मार्केट के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। अच्छा, जी हाँ। उसी तरह आज वो जो अगर 100 रुपये का एक चीज़ वो मंगवा रहे हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में उसकी वैल्यू 105 रुपये है, अगर वो 70 रुपये पे आ जाएगा तो उसी $1 वाली कीमत की वैल्यू 70 रुपये हो जाएगी। तो हमारी लोकल मार्केट कैसे कम्पीट कर सकेगी उस प्रोडक्शन के साथ कि जो अब इस वक्त 105 की है और आपने 70 पे लेके आए और वो जो है चीज़ 70 रुपये की होगी, तो वो लोकल जो प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए तो मसाइल बढ़ जाएंगे। तो ये इस सोच के तहत भी करते हुए गवर्नमेंट इस तरह यकदम इस हद तक लेके आना, तो वो तो मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल मसाइल पैदा कर देगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मनी चेंजर्स से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अगर करेंसीज डेप्रिशिएटिंग ट्रेंड भी रखें, इवन इफ US डॉलर इज़ फॉलिंग, जैसे एक वक्त के ऊपर गिर रहा था,
तो आपके लॉसेस बड़े कंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि आप मार्जिन ओन करते हैं और इन्वेंट्री लिमिटेड होल्ड करते हैं, जो मैंने समझा है, और बायर्स और सेलर्स को आपस में मैच कर देते हैं। ये सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारे यहाँ जितने भी करेंसी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनकी एक ब्रांच है, तो उसका एक फिक्स कैपिटल है। उस फिक्स कैपिटल से आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते। अब उस फिक्स कैपिटल के अंदर हमने बाइंग और नीचे भी नहीं जा सकते। जी जी, नीचे भी नहीं जा सकते। अगर नीचे जाएंगे तो पूरी कंपनी का कैपिटल कम होगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये नीचे क्यों आया हम। ठीक है, तो ना नीचे जा सकते हैं, आपने उसको मेंटेन रखना है। ऊपर इसलिए जा सकते हैं कि आपका प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो आप उसके रनिंग कैपिटल में आपका इजाफा हो जाएगा। लेकिन नीचे जाना जो है वो नुकसान की तरफ या कंपनी के कैपिटल को कम ले जाने की तरफ होता है। तो बाकी जो बाहर आता है हमारे पास, हाँ वो मैं कह रहा हूँ, जी, जो हमारे पास बाहर आता है, हम उसे 5 रुपए 10 पैसे पे चीज़ खरीद रहे हैं, बेच लेने के लिए आएगा तो हम 5 रुपए 20 पैसे पे दे देंगे। और अमूमन मैच करते रहेंगे आप इन दोनों को। बिल्कुल। क्योंकि कभी कभार मनी चेंजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। नहीं, इसलिए अरेंज कर देता हूँ कि मेरे पास अभी टोटल एक में 50 लाख की टोटल उसके पास कैपिटल है। और अभी थोड़ी देर पहले 5 क्लाइंट ऐसे आ गए जो 10-10 हज़ार डॉलर ले गए, तो क्या करेंगे? अब उसको फिर या तो डॉलर को उस करेंसी को बेचेंगे देन, लेकिन उसकी भी इजाजत है, वो फिर दूसरे को बेच के फिर ले आते हैं, फिर उस तरह कंपनसेट कर लेते हैं। और दूसरे एक्सचेंजेस से भी बोरो कर सकते हैं? नहीं जी, ऑफिशियली भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑफिशियली कर सकते हैं, यानी मतलब ये कि 2 पैसे उसके 2 पैसे आपके, और वो हमारा प्रॉफिट है ना। अच्छा। लेकिन जी उससे स्टेट बैंक का, लेकिन हम बाय और सेल, यू कैन डू इट ऑफिशियली, इट्स अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिससे आप ये कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होता है। अच्छा अच्छा, जी, जो ही हमारे यहाँ से पैसा निकलेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स में होगा कि ये फलां कंपनी के पास सेल होने के लिए गया है। अच्छा, वो डॉक्यूमेंटेड होगा बाकायदा। अगर कोई आके स्टेट बैंक आके उसे चेक करता है तो उसमें उसे पता होगा कि ये वहाँ से निकला फलां एक्सचेंज कंपनी से ये एक्सचेंज होने के लिए गया है पैसा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हमेशा बात की जाती है फॉरेन रेमिटेंस की, और एक्सचेंजेस के डोमेन के अंदर मेरे ख्याल फॉरेन रेमिटेंस आती है। इनबाउंड भी है और आउटबाउंड भी है। तो ज़रा इनबाउंड और आउटबाउंड का थोड़ा सा बिजनेस बताइएगा हमारे नाजरीन को कि हाउ इट फंक्शंस, और ये कितना अच्छा है, मुस्तकबिल में आपको इसके मुतालिक क्या दिखाई देता है? क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि ये हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो, और या हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके ऊपर हमें काफ़ी हद तक रिलाय करना पड़ता है। जी बिल्कुल, लेकिन जितनी जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए अगर करते हैं तो हमारे रिजर्व्स को नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही होता है। अच्छा, तो आप कितनी रेमिटेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेमिटेंस थोड़ी अपवर्ड जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर? मतलब आपका जहन क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है, क्या फिक्र क्या कहती है? रेमिटेंस में आप इनवर्ड भी है। हाँ, वो मैं इनवर्ड का आप बताइएगा, फिर आउटवर्ड। इनवर्ड में हम बढ़ने की तवक्को, और आउटवर्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अच्छा, कम होगी, क्योंकि हमने बीच में देखा था काफी लोग पैसे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो होता है वो ज्यादातर लीगल नहीं हुआ। मैं वैसे अपना माइंड क्लियर करना नहीं हुआ ना, नहीं हुआ फ्लाइट ऑफ कैपिटल, क्योंकि आपके ऊपर तो लिमिटेशंस होंगी कि आप कितने पैसे भेज सकते हैं। इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ ताकि नाज़रीन को पता लग जाए कि ये सारे पैसे ऐसे नहीं चलेगा हमारे मुल्क से। जो गए हैं वो यहाँ पे वो इलीगल तरीके से गए हैं, और लोग मुख्तलिफ पॉकेट्स में छुप के बैठे हैं। अच्छा, जो उसे वहाँ करते हैं, जिस पे आज इट कैन नॉट गो थ्रू द लीगल, नॉट सो इजीली थ्रू द लीगल, नॉट पॉसिबल। अच्छा, नहीं, वो इस तरह लोग जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों भेज रहे हैं, और उसके लिए कुछ देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू है। वो इतना इजी नहीं है कि आप वहाँ पे, आप हमारे यहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3-4 जिनके भेज सकते हैं। एक तो आप एलसी के एवज भेज सकते हैं, एक स्टूडेंट की फीस के तौर पे भेज सकते हैं, और एक आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं हमारे पास भेजने का। एलसी तो ट्रेड में आ गया ना, ट्रेड की ज़मीन में, वही कर, और वो आपके डोमेन में भी है। वो जी हमारे थ्रू भी हो सकता है, हमारे थ्रू भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादा बैंक्स के थ्रू, इसलिए कि उनके अकाउंट मेंटेन हो रहे होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो वहीं से बैंक्स के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन एक्सचेंज कंपनीज की डोमेन में है। जी है, जो करेंसी एक्सचेंज का काम बैंक भी तो अदा कर रहे हैं ना। जी, उनमें से 2 तो मेरे ख्याल एक्सचेंज लाइसेंसेस भी जैसे एनबीपी है। जी, एक है मेरे ख्याल, एक है, ये 2 आई रियली कांट रिकॉल राइट नाउ। एनबीपी है, वो कर रही है, वो तो एक प्रॉपर्ली। अच्छा, दूसरा आपने बताया एजुकेशन एंड हेल्थ, ऑफ कोर्स इसके अलावा नहीं भेज सकते, इसके अलावा और कोई जस्टिफिकेशन देना बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। अच्छा, उसमें कोई अमाउंट्स भी तय हैं, जैसे कोई
लिमिटेशन है, बहुत सारे लोगों ने भेजना होता है, तो आजकल आपको पता होगा ये मनी, उसमें जैसे एजुकेशन है और हेल्थ है, उसके हिसाब से अगर $10,000 से ज़्यादा की अगर आप रेमिटेंस होगी तो उसके लिए फिर इंक्वायरी मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत, मज़ीद इंक्वायरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये एक चीज़ आपने क्लियर कर दी कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गए, गए थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे कि जी वो पानी का पैसा पाकिस्तान से निकल गया। नहीं, वो ऐसा होता है ना कि जैसे फिजिकली भी लोग ले जाते हैं कंसील करके लगेज में, वो तो हम देख चुके हैं। नहीं, फिजिकली भी उनको $10,000 से इक्वल ही ले जा सकते हैं, $10,000 या 10,000 की इक्वल कोई भी करेंसी ले जा सकते हैं पर पर्सन, लेकिन उसमें पाक रुपीज शामिल नहीं होंगे। अच्छा जी $10,000 के इक्वल आप पाक रुपीज नहीं लेके जा सकते, बाकी करेंसी कोई भी है उसकी इक्वल आप लेके जा सकते हैं। अच्छा जी ये देखें ना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहले लोग तो $500,000 भी ले जाते हैं। नहीं, वो तो उससे हमारे बड़े 1-2 मशहूर केसेस भी चल रहे हैं लगेज में कंसील करके। कंसील क्या है, ये क्या काफी मुश्किल है, आप तो पकड़ ले। जी अगर ऐसा हो रहा है तो कोई तो गलत है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कानून के तहत नहीं है। कोई ना कोई वहाँ उस डिपार्टमेंट का जिसकी जिम्मेदारी है रोकना, कहीं ना कहीं से उनको कंसेशन मिल रही है, चाहे नेग्लिजेंस की सूरत में, चाहे दानिस्ता तौर पे, किसकी बिल्कुल है जिसे उनको मिल रही है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इनबाउंड का सिलसिला कुछ ऐसा है कि बैनुल अक़वामी मालिक के अंदर आपको पता है पाकिस्तानी बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, और वो जो काम करते हैं वो कहते हैं कि वो मेहनत कश अपने पैसे वापस पाकिस्तान भेजते हैं। उसकी तरसील अब हुकूमत ने कोशिश की है कि वो फॉर्मल बैंकिंग या फॉर्मल चैनल्स के ज़रिए होना शुरू हो जाए। पहले एक और तरीक़ाकार भी होता था जो इनफॉर्मल तरीक़ाकार है, आज भी वो होता है, लेट्स नॉट इन प्रैक्टिस है, चोरी छुपे इन प्रैक्टिस है अभी। और उसमें यह है कि क्योंकि वो भरोसे पे होता है तो आप उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेमेंट आजकल ट्रैक हो जाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार है कि वो कहाँ पे, इतना मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं है हमारे उन अथॉरिटीज़ के पास कि वो इस पे तो वो अब लेकिन उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ जो मिनिस्कल अमाउंट्स होते हैं, छोटे अमाउंट्स होते हैं, वो तो एक, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि विलेजेस के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, एक विलेज से बहुत सारे मेहनत कश बाहर जाते हैं, तो फिर उन्हीं विलेजेस का जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो शख्स उनके साथ एसोसिएट करता है, वो ऑन देयर बिहाफ यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनकी तरसील कर देता है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें, ये अब चेंज हो रहा है ट्रेंड कि जो लेबरर्स हैं वो भी बैंकिंग चैनल का यूज़ करना शुरू हो गए। वो ट्रेंड इस एतबार से चेंज हो रहा है क्योंकि अब उसे भी काफ़ी हद तक लीगलाइज और फैसिलिटेट किया जा रहा है। जैसे वेस्टर्न यूनियन है, अच्छा वेस्टर्न यूनियन को $2,500 तक बगैर वेरिफिकेशन के वो भेज सकती है पूरी दुनिया में कहीं भी, यानी तकरीबन जो सैलरियाँ लोगों की हैं, सैलरी के इक्वल अमाउंट बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उससे बड़ा अमाउंट फिर दैट बिकम्स एन इशू। अब 2,500 से ज़्यादा एक ट्रांजैक्शन जो है वो उनके यहाँ वेस्टर्न यूनियन के थ्रू नहीं होगी। अगर आप $10,000 तक थ्रू बैंक करते हैं तो भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उससे बढ़ जाते हैं तो फिर काफ़ी मसाइल हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिफरेंट है। अच्छा जी, डिफरेंट है। यानी अगर कोई तरसील, अब लोग कहते हैं इसको और मज़ीद सस्ता कर दिया जाए, आप एग्री करते हैं? नहीं, सस्ता हो सकता है, डेफिनेटली सस्ता हो सकता है। जब ये इसे वसी पैमाने पे अलाउ हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कास्ट उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात में जो हो रहा है वो ठीक है, जो कर रहे हैं जो कास्ट बढ़ जाती है ना, वो भी कंट्रोल ना होने की बुनियाद पे है। अच्छा। अब मैं गया हूँ उनके पास दिरहम लेकर, तो उन्होंने यहीं पे दिरहम की बजाय उसको पहले कन्वर्ट करना है डॉलर में। जी 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 जी। वो अपना मार्जिन लेंगे, फिर डॉलर में कन्वर्जन के बाद फिर उन्होंने उसे भेजने के पैसे लेने हैं। तो ये इन चीज़ों की वजह से वो कॉस्ट। अच्छा, आपके ख्याल से बहुत सारे, मेरे जहन में भी एक सवाल आता है, एकेडमिक सवाल, ये आपने उठा दिया क्योंकि आप उन चंद मनी चेंजिंग और एक्सचेंज से वाकिफ़ लोग हैं जो इस बिज़नेस को मेरे ख्याल काफ़ी गहराई से समझते हैं। बात ये कि जो आपने बात की है, आपके ख्याल से क्या क्रॉस एक्सचेंज रेट्स हमारे नहीं होने चाहिए, यानी कि हम हर करेंसी के अगेंस्ट एक एक्सचेंज रेट मेंटेन करें? हमारे यहाँ जनरली जो ट्रेंड है वो ये है कि पहले हम डॉलर को एज अ बेस या स्टैंडर्ड समझते हैं, तो ऑल करेंसीज आर एक्चुअली लिंक्ड विद द डॉलर। तो जब भी मैं कोई करेंसी करूँगा तो वो मार्जिन मुझे किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेयर करना पड़ेगा। लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है, आपको उसके लिए कोई ना कोई नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। अब कौन सा ऐसा रेट है जो हम कहते हैं जी हमारा पाकिस्तानी रेट
यूएई के साथ ये होगा, उस फलां डॉलर के साथ ये होगा, कैसे उसे डिसाइड करेंगे? और अगर हम डिसाइड 4 मुल्कों के साथ एग्री भी हो जाते हैं तो मज़ीद 4 एग्री नहीं होते, क्योंकि ये तो म्यूचुअल तय होगा ना, क्योंकि हमारा वो खरीदेंगे, हम उनका खरीदेंगे। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फिनोमेना है। हम वी आर पेग टू द डॉलर राइट, सही है एट दिस टाइम, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है डॉलर के साथ वो हमारी। अच्छा, स्टेट बैंक का सर्कुलर भी आपको आता होगा अबाउट द रेट्स? डेफिनेट आता है ना, टाइम टू टाइम। नहीं, लेकिन जो डेली रेट्स होते हैं उसके अलावा से सर्कुलर नहीं आता। अच्छा, डेली रेट, जी, जो उसकी पॉलिसी होती है, सर्कुलर गलत, जी, वो जो पॉलिसी होती है उसकी, वो उसके सर्कुलर्स आते हैं। बाकी इंटर बैंक जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अच्छा, एक जनरल हमारे यहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंटर बैंक से ओवर एंड अबव होता है। बीच में एक वक्त आता है कभी कभी हमारे यहाँ जब इंटर बैंक से नीचे चला जाता रेट। ऐसा पिछले 6 महीने में एक दफ़ा पेश आया था। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह है कि ये स्टेट बैंक का रेट तय करने के बावजूद ओपन मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट एक अपना किरदार अदा करती है। ठीक है, तो वो उसे हम सेल्फ करेक्टिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो ओपन मार्केट है वो सेल्फ करेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब अगर उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इंटर बैंक, बेशक स्टेट बैंक ने डिसाइड कर दिया है, ऑफ द रिकॉर्ड वो ऊपर चला जाएगा। अगर स्टेट बैंक ने एक रेट तय कर दिया है और मार्केट उस करेंसी को परचेज नहीं कर रही, तो डेफिनेटली कारोबार करने वाले, ये एक दफ़ा हुआ है ना अभी पिछले 6 महीने में, वो कारोबार करने वाले ने कारोबार करना है। तो उसमें एक स्टेट बैंक का अपना भी किरदार होता है कि वो जो उसके पास अपने रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स में से वो ओपन मार्केट में डॉलर वफर मिकदार में देना शुरू कर देती है। प्रेशर लूज हो जाता है, रेट नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो ये मतलब आइसोलेटेड इंसिडेंट क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, हमारे नाज़रीन सवाल वगैरह करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अब हमारे जो मुल्क के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो कभी कभार फ़िज़िकल करेंसी भी ले आते हैं। पाकिस्तान में फ़िज़िकल करेंसी लाने में कोई ममानियत नहीं? वो $10,000 की कोई ममानियत नहीं, लाने में भी कि जितना मर्जी नहीं ला सकते? नहीं, जितना मर्जी नहीं, जितना नहीं। नहीं। अच्छा, नहीं पता है ना ये हमें पता। मैं थोड़ा सा बता, लोगों के जहन में तासुर है जितना मर्जी लाओ। कोई भी मुल्क एक, अब इस वक्त $10,000 जो है अप्रॉक्सीमेटली इंटरनेशनल रूल, तो कोई भी मुल्क अपनी करेंसी, हम अगर पाक रुपीज़ नहीं ले जाने देते तो वो दूसरे कैसे लाने देंगे? तो इसी तरह से नहीं ला सकते। अगर वहाँ से अगर फिजिकली वो लेकर आते हैं तो कोई ऐसा एयरपोर्ट पे मैकेनिज़्म नहीं है जिससे उसे लीगलाइज या डॉक्यूमेंटेड किया जा सके। अगर कोई वहाँ से $5 करोड़ लेके आता है, एयरपोर्ट पे आता है, तो कैसे डॉक्यूमेंटेड उसे किया जाएगा? मुमकिन है उसके पास हीरोइन का पैसा हो, मुमकिन है उसे दहशतगर्दी के लिए ला रहा हो। तो ये मतलब लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पैसा आएगा तो डॉक्यूमेंटेड आएगा, पाकिस्तान से जाएगा तो भी डॉक्यूमेंटेड जाएगा। यानी आएगा तो डिक्लेयर करना ज़रूरी है उसे। अब जैसे आपने पहले थोड़ा सा कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड बाहर से पैसा आ जाता है और ऑफ द रिकॉर्ड चला जाता है। उसमें भी मेन किरदार इस चीज़ का है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से पैसा भेजता है, बैंक में भेजता है, तो बैंक उसे कन्वर्ट करके पाक रुपीज़ में इंटर बैंक पे देगा, लेकिन मार्केट में उसे ₹3 ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर कोई $1 करोड़ लेके आता है तो उसका ₹3 लाख का डिफरेंस आ जाता है। यही तो इसलिए वो इस मीन्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उन्हें उसे एक प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जब वहाँ से थ्रू बैंक भेजेंगे तो जहाँ से भेज रहे हैं उनको भी जस्टिफाई कर, उस बैंक को भी जस्टिफिकेशन देनी होगी और वो गवर्नमेंट भी उससे जस्टिफिकेशन ले सकती है कि आपके पास ये इतने पैसे कहाँ से आए थे और आप ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन जो है तमाम ममालिक में और कानूनी तौर पे भी इससे कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए काम करना, यही ममालिक के भी और यही इंडिविजुअल के भी मफाद। यहाँ आपने बड़े इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स भी दिए। अच्छा, कोई मुझे बता रहा था कि अगर आप डिक्लेयर करें तो फिर डिक्लेयर किया वो फिर आप ले जाते हुए आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं होती। ऐसे भी है? बिल्कुल FAS है। ले जाते हुए, ले जाने के तो आप, मैंने आपको 3 ही तरीके बताए, लेकिन ले जाने की जस्टिफिकेशन आपको फिर भी देना होगी। यानी अगर कोई फॉरेनर अपने साथ लेकर आता है, एक साहब से मैंने पूछा वो क्यों डिक्लेयर करेगा, उन्होंने बोला जी वो अगर डिक्लेयर करेगा तो फिर जब वो वापस ले जा रहा होगा तो फिर हम उसे नहीं, फॉरेनर के लिए
जैसे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, उनका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 60% आप यहाँ खर्च करेंगे, 40% आप ले जा सकते हैं, रिपेट्रिएट कर दें। जी जी, वहाँ ले जा सकते हैं। तो वो 40% तो उसे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जो उसे अलावा वो ले जा सकता है, उसे एक्स्ट्रा वो भी नहीं ले जा सकता। ये कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, माइंड एक्चुअली क्लियर हो नहीं पाता है इनके मुतालिक ना। तो अच्छा है आप आए हैं, तो आज कुछ सवालात अपने जहन में जो हैं पैदा हो रहे वो भी आपसे पूछते रहते हैं। कुछ करेंसीज़ की जो है बड़ी रेगुलेटेड उनका सिस्टम होता है, यानी उनकी फ़िज़िकल अवेलेबिलिटी उनके अपने मुल्क से बाहर नहीं हो सकती। हैरानगी की बात है कभी कभार पाकिस्तान में मिल जाते हैं वो करेंसीज। नहीं, वो कोई भी करेंसी पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से हम जा रहे हैं तो मुझे वापस भी आना है यहाँ पे। जब मैंने वापस आना है तो मैं एयरपोर्ट से उतरूँगा तो मुझे पाक करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ अपने पास ले जाता हूँ। तो वो मैं कुछ ले जाता हूँ तो वहाँ जाके वो उसे सेल भी कर सकता हूँ। फिर उसी अंदाज में जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि लोग अनऑफिशियली ले जाते हैं, तो वो तरीक़ाकार भी मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, गो के बड़े मुश्किल हैं, बड़े महदूद हैं, बड़े रिस्क हैं उसमें, लेकिन करने वाले करते हैं। जी जी, करने वाले कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एक वक्त पे रिकॉर्ड पे बयान आया था, पता नहीं कितने $1 मिलियन रोज पाकिस्तान से जा रहे हैं। जी डेफिनेटली आया था ना, एकदम ऑन रिकॉर्ड ही आया था, बात जाता रहा है, जिसके बाद कुछ मनी चेंजर्स गिरफ्तार भी हुए, जिसमें जी जी बड़े संगीन नोयत के इल्जाम थे। तो कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ इस वक्त भी गिरफ्तार है। लेकिन वो करेंसी एक्सचेंज की जो डोमेन है या जो उसका लीगल फ्रेमवर्क है, अगर उसमें रहते हुए काम करें तो जी जी, और वो जो करेंसी एक्सचेंज कंपनी की ज्यूरिसडिक्शन है, उस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर बैठ के काम कर रहे होते हैं। अब जो ब्रांच यानी काम वो कर रहे हैं, ब्रांच है, ब्रांच में नहीं, ब्रांच से बाहर बैठ के कर रहे होंगे। ब्रांच है, ब्रांच से अलग 2 दुकानें छोड़ के कोई ऑफिस ले लिया होगा, वहाँ बैठ के कर रहे होंगे। लेकिन ब्रांच के अंदर बैठ के करना इतना ईजी नहीं है। तो आपने कहा बड़ा हाईली मॉनिटर्ड है। जी, हाईली मॉनिटर्ड, हर ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। और इवन छोटे ट्रांजैक्शन तो जैसे आपने बताया कि वो एक खास अमाउंट से कम है, उनमें तो वो इकोनॉमी पे इतना बड़ा असरअंदाज भी नहीं करते। अब स्टेट बैंक है, वो एनुअली ऑडिट एंड इंस्पेक्शन खुद करता है, एक एक कागज की इंस्पेक्शन करता है। जो रसीद क्लाइंट को दी जाती है सेल या परचेज की, उस पे स्टेट बैंक की तरफ से पाबंदी है कि आप उसका NIC नंबर और उसके ओरिजिनल साइन लेंगे। जी जी, तो वो जब ऑडिट के लिए आते हैं तो वो उसको बाकायदा एग्जामिन करते हैं। तो इसलिए वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो दूसरा तरीक़ाकार अपने करने वाले तो बहुत सारे रिस्क ले जाते हैं, फिर वो पकड़ में भी आ जाते हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि उसमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भुगता है फिर उसको, बिल्कुल, जिसमें इंक्लूडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट है ना, आज तक वो सस्पेंडेड है उनका लाइसेंस। आज तक सस्पेंड है लाइसेंस उनका। वो मामला भी देखें कितना बढ़ गया और कहाँ से कहाँ बात बन गई। एक दौर था सिर्फ उन्हीं का ही नाम था। बिल्कुल, उसके अलावा एक और मनी चेंजर था जिसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ। अच्छा, जी जी, वो B कैटेगरी में था। उसने लोगों से इन्वेस्टमेंट ली और गायब हो गए। मतलब इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स भी हैं। अच्छा, करेंसी काउंटरफिट वाला बड़ा इशू है। अभी लोग कहते हैं कि जी दुनिया जहाँ की करेंसियाँ मुख्तलिफ हैं, US डॉलर भी मतलब ये है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ कॉमन लोगों को नहीं होती, तो दे समटाइम्स बाय ऑल्सो व्हेन दे सेल। तो ऑब्वियसली ऑनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपके ऊपर आ जाता है कि आप काउंटरफिट आइडेंटिफाई करें। काउंटरफिट आते हैं? जी जी, आता नहीं है। जो हमारे यहाँ पास जो करेंसी एक्सचेंज में कैशियर होता है ना, कैशियर वो एक्सपर्ट होता है। अच्छा, जी जी, वो जब उसे हाथ लगाता है, उसे हाथ पे करेंसी को पकड़ता है, फौरन पता लग जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये करेंसी असली स्टैंडर्ड क्या है इसका। और उसके अलावा मशीन्स भी हैं, लेकिन मशीन्स चूँकि बहुत महंगी मशीन्स हैं तो वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैंने देखा हर जगह नहीं है, कहीं कहीं मैंने देखा है वो हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं है मशीन्स जो हैं, चूँकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो लेकिन ये कि जो वहाँ मैन पावर बैठी है, वो उसका जो अपना हाथ है वो ही उस मशीन से बेहतर काम करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल सर्कुलेट हो रहे मैसेजेस काउंटरफिट करेंसी, हर करेंसी काउंटरफिट है। तो कोई हमारे बारे में भी बात कर रहे हैं कि जिधर पैसों की लेन देन है वहाँ पर भी काउंटरफिटिंग हो रही है। हैव यू हर्ड ऑफ इट? नहीं, वो काउंटरफिटिंग हो रही है वैसे मार्केट के अंदर, ऐसे एक अजीब सा पैनिक सा क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के जरिए। ये जो हमारे यहाँ है, पूरी दुनिया में ये कभी भी बंद नहीं हुई। इसकी
इंटेंसिटी उसकी रेशो कम बढ़ती रहती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जैसे कहा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है। शाज़ो नाज़र ही कभी ऐसा हुआ हो कि करेंसी एक्सचेंज के कैशियर के हाथ से वो जाली नोट निकल गया, मतलब फॉरन पकड़ लेते जी। आते हैं, लेकिन आते हैं मतलब फॉरेन करेंसी में भी आते हैं। जी जी, फॉरेन करेंसी में भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद, कम है। अच्छा, बहुत ही कम तादाद है। अच्छा, व्हेन यू हैंडल डिफरेंट करेंसीज देयर वाज अ टाइम, अब जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एक ज़माने में एक जो कहते हैं एक ट्रेंड सा चल पड़ता है। एक ज़माने में इराकी दिनार की तरफ आ गए, फिर बाद में नोटिस देने पड़े कि जी ऐसी करेंसी के अंदर ट्रेड करते हुए रिस्क आपका अपना है। फिर आपको पता है अभी हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह हटे हैं, तो वो भी लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर। आपके ख्याल से क्या ये स्पेकुलेशन जो है, इज इट करेक्ट फॉर द मार्केट एंड टू व्हाट लेवल इज इट लेजिटिमेट? नहीं, उसे हम लेजिटिमेट तो है, उसे हम इसलिए कि करेंसी यहाँ ख़रीदना और बाय करना कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। लेकिन जो अभी जो हो रही है वो लिमिट से अबव हो रही है। अच्छा अच्छा, जी जी, लिमिट से अबव हो रही है। बाकी ये स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस जो हैं वो तो आने वाले वक्त के अंदाजे ही है। तो अंदाज़ा कभी वहाँ भी रेट यही है जो यहाँ हम रेट बेच रहे हैं, ये मुझे डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट रेट्स हैं। इसके माने ये यहाँ पे स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रही है, उसका इंटरनेशनल रेट वो नहीं। जी जी, वो डिफरेंट होता है। और आपको पता होगा एक ज़माने में इराकी दिनार पे भी यही चीज़ थी, इंटरनेशनल रेट कुछ और था और यहाँ पे स्पेकुलेशन ने रेट को कहीं और पहुँचा दिया था। ये तो अभी सैंक्शंस तो अभी हटी है ना, ये इससे आज तकरीबन 2-3 साल पहले ये तवक्को थी सैंक्शंस के हटने की आने वाले वक्त में, तो लोगों ने कहा जी ये बहुत बढ़ जाएगा, लोगों ने बड़े थोक के हिसाब से परचेज किया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी, परचेज की है, लोगों ने परचेज की है। हाँ जी जी, परचेज करके रख देते हैं, तो वो मोस्टली लोगों को मतलब वो गेन नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। जी जी, पछतावा होगा। दुनिया के अंदर खेल तो नहीं खेले जा सकते ना, यू हैव टू बी सॉलिड एसेट फुटिंग। दो चीजें ना, या आप खेल खेल लें, आपके पास बहुत पैसा, आप खेल खेलते रहें। जैसे आप इंटरनेशनली चले जाएं तो जुआ जो है वो अलाउ है उनको, तो वो खेल लें जो खेलना है उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ तो कैलकुलेटेड आप कारोबार कर सकते हैं जी, वो ब्लाइंड नहीं खेल सकते। तो ये तो उस तरफ जाने वाली सिचुएशन है। पर आपने कहा विद इन लिमिट्स इट्स लेजिटिमेट। जी, लेजिटिमेट विद इन लिमिट्स। लेकिन यू हैव आल्सो सेड दैट समवेयर हियर वो तो पीपल हैव गॉन बियॉन्ड द लिमिट। हम रोजाना टीवी पे भी देखते हैं, ये हकीकत है। अगर हम ये कहें कि ऐसा नहीं है तो गलत है। यही हमारे टीवी पे भी कल चल रहा होगा। हाँ नहीं बिल्कुल, पहले तो आपको पता है पहले एक ज़माने में बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था, तो देन दे हैड टू एक्चुअली टेल देम कि आप ना करो इतना ज़्यादा कि वो मुस्तकबिल सवारो, और आपको पता है बैनर वैनर लग गए थे और क्या शुरू हो गया था इधर। मैं तो खुद हैरान रह गया था कि ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ। ये बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब ऐसी सिचुएशन डेवलप हो तो वो उस सिचुएशन को क्लियर करे। लेकिन इस हद तक मामला बड़ा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, लेकिन ये काफ़ी भी है। अब वो लोग, आपके ख्याल से मशरिक़ वस्ता की मार्केटों के अंदर भी इस तरह का ट्रेंड है, वो लोग भी यहाँ की करेंसी हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की खरीद रहे हैं कुछ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ये मैं फिजिकल करेंसी की भी बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल करेंसी रेट की बात कर रहा हूँ, फिजिकल करेंसी की बात नहीं कर रहा। जी, अगर आप दूसरी तरफ, ये भी एक बिजनेस है। अच्छा, करेंसी बेचना और सेल करना, उसे लेना, ये भी एक बिजनेस है। यस ऑफ कोर्स। जी जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये एक बिजनेस है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें ये तवक्को होती है कि इस दफ़ा प्याज बढ़ जाएगा तो खरीद कर रख लो, स्पेकुलेशन पे वो बढ़ जाएगी। इसी एतबार से वो कहते हैं जी ये करेंसी बढ़ जाएगी, इसे परचेज कर लें। जी, मुमकिन है प्याज की बढ़ने की तवक्को से वो उससे भी नीचे आ जाए। सेम लाइकवाइज यहाँ भी ऐसा ही होता है कि वो चूंकि एक बिजनेस है, वो बिजनेस का मकसद ये होता है कि आपने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है। तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी उनको तरीकाकार नज़र आता है अपने के, वो उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तानियों ने रुख किया यूरो करेंसी का, बोला सब लोग यूरो ख़रीद लें, सब लोग यूरो ख़रीद लें। लोगों ने यूरो करेंसी ख़रीद ली। फिर आप जानते हैं क्या हुआ पहले। जी जी, मैं चाहूँगा आप उसमें जो इंटरनेशनली जो बड़े बिजनेसमैन हैं करेंसी एक्सचेंज के, उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। वो अपने कारोबार, या आप ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, चूँकि यूरो ग्लोबल ही है, पाकिस्तान का तो नहीं है। जी जी, वो ग्लोबल का, तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है और उसमें उनकी अपनी गवर्नमेंट्स का बड़ा किरदार होता है। अब यूरो आया तो यूरो को, उसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए उसी तरह उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट की, जैसे हम कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। तो उस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे लोग मुतासर भी हुए। उस मुतासर होने पे उन्होंने परचेजिंग भी की,
कुछ लोगों ने शॉर्ट टाइम किया, उनको फ़ायदा मिल गया, जिन्होंने ज़रूर से ज़्यादा लंबा किया उनको नुकसान हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम रोड पे जाते हैं, बार बार एक ही ऐड नज़र आ रहा होता है, हम 4 मील चले एक ही ऐड नज़र आता है, कहते हैं यार ये है क्या, देखें तो सही। सेम उसी तरह वो भी मुतासर करता है। तो उसमें बड़े बिजनेसमैनों का और गवर्नमेंट्स का अपना भी किरदार होता है उनका। तो वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, वो इंसेंटिव्स दिखाते हैं, लोग मुतवज्जे होते हैं मल्टीप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ उसमें से, और कुछ हमने देखा है बीच में इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी एक्टिव स्पेकुलेशन होती है। आई एम श्योर वो फिजिकल करेंसी पर भी इम्पैक्ट करती होगी। जब बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग पे आना शुरू हो जाता है, अब इधर जाएगा, अब इधर जाएगा। एक ज़माने में आपको पता है ये एक अजीब किस्म की बात शुरू हो गई, ज़राए अबलाग पे आना शुरू हो गया, अब इतना ऊँचा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, फिर वो सिलसिला एकदम मदम और खामोशी सी छा जाती है। फिर नहीं ये उसी एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है। हाँ, अच्छा, उसी एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है। जैसे मतलब ये क्लैरिटी आप उसमें देना चाह रहे हैं कि उसमें ये एलिमेंट भी है। डेफिनेटली एलिमेंट है, चूंकि हम इसे बिल्कुल प्योर कारोबार की बुनियाद पे लें, प्योर कारोबारी बुनियाद पे। उसी तरह जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां हैं अनफेयर मीन्स यूज करती हैं। जब उनका सालाना बजट वो प्रॉफिट आ रहा होता है, उससे पहले लोगों में फ्लोट कर देती हैं कि इस दफ़ा इस पे बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। अनफेयर मीन्स है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। लाइकवाइज इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी, इस करेंसी के कारोबार में भी इसी तरह कुछ मीन्स यूज़ करते हैं लोग। आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। चंद ऐसे मौज़ूआत होते हैं ना जिनके ऊपर इंसान मुख्तलिफ एंगल्स से देखना चाहता है, मुख्तलिफ उसके जो आप समझें कि रिव्यूज़ जो हैं मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू हुई। जनाब मोहम्मद अय्यूब आवान साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की हमारे यहाँ फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट्स के मुतालिक। मेरे ख्याल आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, मेरे जहन में भी जितने थे मैंने कोशिश किया जो सारे के सारे सवालात मैं पूछ लूँ, लेकिन वक्त हमारे पास फिर भी कम होता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मुस्तकबिल के अंदर ज़रूर इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।